अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। मोदी नाइजीरिया के शहर अबुजा पहुंचे। 3 रोज़ा दौरे का पहला मरहला। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 ममालिक के दौरे के पहले मरहले में नाइजीरिया के शहर अबुजा पहुंचे। वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। नाइजीरिया के दारुल-हुकूमत अबुजा पहुंचने पर वज़ीर आज़म मोदी का वफाकी दारुल-हुकूमत इलाके के वज़ीर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी को अबुजा शहर की चाबी पेश की। ये चाबी नाइजीरिया के अवाम की तरफ से वज़ीर आज़म को दिए गए एतमाद और एजाज़ की अलामत है। नाइजीरिया के सदर ने अबुजा में वज़ीर आज़म मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड से नवाजा है। ये किसी मुल्क की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी को दिया जाने वाला इस तरह का 17वां बैनुल अक़वामी अवार्ड होगा। वाज़ेह है कि मलिका एलिज़ाबेथ वाहिद गैर मुल्की शख्सियत थीं जिन्हें 1969 में GCON से नवाजा गया था।
अम्फाल में बिगड़ती सूरत हाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी बैनुल-अक़वामी दौरों में मसरूफ हैं और अम्फाल की सूरत हाल को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जबकि बैनुल-अक़वामी दौरों के बाद कांग्रेस को बुरा कहना मोदी को खूब आता है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन के नोटिस का खैर मकदम किया जाता है। उन्होंने कहा कि 18 तारीख तक जवाब देना होगा, जो दिया जाएगा, और जवाब तैयार किया जा रहा है और भेजा जाएगा। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है आपको। हाँ, वेलकम। नोटिस का जवाब 18 तारीख देना है, दे देंगे। और हमारे जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, सॉरी मीडिया के लोग हैं, वो लोग तैयार कर रहे हैं और वो भेज देंगे। सर, मणिपुर में हिंसा हो रही है हर जगह। देखो, मोदी जी उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते। मणिपुर में हिंसा आज नहीं, सालों से हो रहा है। और वहां पर राहुल गांधी जी जाके आए और वहां से पाद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकालकर महाराष्ट्र में आए, मुंबई में। लेकिन मोदी जी अभी दुनिया की चक्कर लगा रहे हैं। कल तक तो महाराष्ट्र और झारखंड में रहे, तो उनको कोई चिंता नहीं देश की, सिर्फ अपना प्रचार करना, खुर्ची बचा लेना, इसमें बहुत मशहूर है। उन्होंने वही काम करते हैं। यहाँ आते ही गालियां कांग्रेस को देते हैं, यही काम। देखो, मैं नहीं जानता, जो बाबा साहब के संविधान लिखा है उसमें जो अडल्ट फ्रेंचाइज है, अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत जो वोट का अधिकार 18 साल के बच्चों को भी मिला है और जहां तक जीते उनको वोट डालने का अधिकार है। हम इस पे विश्वास करते हैं। हमारी पार्टी सेकुलर है। हम उनके जैसा बवाल नहीं करते, उनके जैसा अपप्रचार नहीं करते। हम अपने लोगों को जो अपील करना है उसूलों पे, मुद्दों पे और देश के संविधान के तहत और लोकतंत्र के तहत वोट मांगते हैं। सर, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है आपको। हाँ, वेलकम। नोटिस का जवाब 18 तारीख देना है, दे देंगे। और हमारे जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, सॉरी मीडिया के लोग हैं, वो लोग तैयार कर रहे हैं और वो भेज देंगे। सर, मणिपुर में हिंसा हो रही है हर जगह। देखो, मोदी जी उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते। मणिपुर में हिंसा आज नहीं, सालों से हो रहा है। और वहां पर राहुल गांधी जी जाके आए और वहां से पाद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकालकर महाराष्ट्र में आए, मुंबई में। लेकिन मोदी जी अभी दुनिया की चक्कर लगा रहे हैं। कल तक तो महाराष्ट्र और झारखंड में रहे, तो उनको कोई चिंता नहीं देश की, सिर्फ अपना प्रचार करना, खुर्ची बचा लेना, इसमें बहुत मशहूर है। उन्होंने वही काम करते हैं। यहाँ आते ही गालियां कांग्रेस को देते हैं, यही काम। देखो, मैं नहीं जानता, जो बाबा साहब के संविधान लिखा है उसमें जो अडल्ट फ्रेंचाइज है, अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत जो वोट का अधिकार 18 साल के बच्चों को भी मिला है और जहां तक जीते उनको वोट डालने का अधिकार है। हम इस पे विश्वास करते हैं। हमारी पार्टी सेकुलर है। हम उनके जैसा बवाल नहीं करते, उनके जैसा अपप्रचार नहीं करते। हम अपने लोगों को जो अपील करना है उसूलों पे, मुद्दों पे और देश के संविधान के तहत और लोकतंत्र के तहत वोट मांगते हैं। सर, चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है आपको। हाँ, वेलकम। नोटिस का जवाब 18 तारीख देना है, दे देंगे। और हमारे जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, सॉरी मीडिया के लोग हैं, वो लोग तैयार कर रहे हैं और वो भेज देंगे। सर, मणिपुर में हिंसा हो रही है हर जगह। एक तरफ अम्फाल में हालात ख़राब हो रहे हैं, मुल्क में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, तो दूसरी तरफ नाम निहाद सियासी लीडर्स अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं।
और इन सियासी लीडरान में हेमंता बिस्वा शर्मा और नवनीत राणा का नाम भी शामिल है। बीजेपी लीडर नवनीत राणा ने अपनी रैली के दौरान तसादुम के बारे में बात करते हुए इल्जाम आयद किया कि इस वाक़े के पीछे शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे का हाथ है। मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ, वो जो गांव है उस गांव में उद्धव ठाकरे जी के, जनाब उद्धव ठाकरे जी के तालुका अध्यक्ष रहते हैं, क्योंकि उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ये नाम उनके बीच में से गायब हो गया है, तो अभी जनाब उद्धव ठाकरे जी बन गए। तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष का तालुका अध्यक्ष वो वहां रहते हैं, ये सीधा सीधा उन पे इशारा जाता है कि उन्होंने ये किया हुआ सभी कृत्य है उनके लोगों ने। मुझे लगता है मेरे विचार, जब 14 दिन मुझे जेल में रखा था हनुमान चालीसा पठन करने के बाद भी कोई मिटा नहीं सका। मेरे विचार कल भी थे, आज भी है और आगे आने वाले आखिरी सांस तक मैं विचार लेके चलूंगी। वो समय गया जब हिंदू ये बोलते थे कि एक गाल पे मारा है तो दूसरा गाल आगे कर देते थे। अब वो समय नहीं है। अगर एक मारेंगे तो दो जरूर मिलेंगे और जिस तरीके से जिस भाषा में वो बात करेंगे उसका उत्तर उसी भाषा में उन लोगों को दिया जाएगा। दूसरी जानिब आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा भी मजहबी नफरत फैलाने में पीछे रहना नहीं चाहते। झारखंड में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए झारखंड के कुछ इलाकों में जुमा के रोज़ स्कूलों को तातील दी जाती है, उसका तज़किरा किया क्योंकि यहाँ जुमा की नमाज का एहतमाम होता है। हेमंता बिस्वा शर्मा वोट बैंक की खातिर मजहबी नफरत को परवान चढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जुमा की नमाज के लिए तातील दी जाती है तो हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए। भाई और बहनों, मैंने बीते 4 महीना झारखंड में घूमा, झारखंड को समझने के लिए कोशिश किया। कल मैंने जामताड़ा में थे और परसों दिन मैंने राजमहल और पाकुड़ में थे। कोई लोग आके मुझको बोल रहे थे कि भाई साहब, हमारे जो स्कूल होते हैं ये सारे स्कूल शुक्रवार का दिन बंद किया जाते हैं। तो मैंने पूछा कि शुक्रवार का स्कूल क्यों बंद होते हैं? असम में तो स्कूल रविवार को बंद होते हैं, हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में स्कूल रविवार बंद होते हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने अम्बेडकर नगर में इंतखाबी मुहिम चलाई है और रैली से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह ने वज़ीर आज़म मोदी और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर बिलवास्ता तंज करते हुए दोनों के दरमियान नारों को लेकर मुमकिन तसादुम का हवाला दिया है। अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि लखनऊ और दिल्ली वाले इंजन टकरा रहे हैं आपस में। जो लोग बारीकी से राजनीति को समझते होंगे वो जानते होंगे कि दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं और उस टकराने के तमाम उदाहरण हैं। अभी तक सरकार अपना डीजीपी नहीं अपॉइंट कर पाई है क्योंकि दिल्ली का इंजन किसी और को चाहता है, यूपी का इंजन किसी और को चाहता है, इसीलिए कार्यवाहक आपके पास है। अभी तक फुल डीजीपी नहीं बन पाए हैं और अभी तो हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि इनके अब तो नारे भी टकराने लगे हैं। पहले इंजन टकरा रहे थे, अब इनके नारे टकरा रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग समाज में अपने नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे उन्हें खुद पता लग गया है कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में सूबी पार्टियों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है और इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने नुमानी पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया और इस सिलसिले में RSS लीडर इंद्रेश कुमार ने रद्दमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा पिछले कुछ दिनों में मुल्क के कुछ मुस्लिम रहनुमा जिनका मुसलमान होना भी शुबे के दायरे में है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहुत से मुस्लिम रहनुमा मज़हब का खेज़ बातें करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है।
पिछले कुछ दिनों में देश के चंद मुस्लिम नेता, जिनकी हुब्बल वतनी भी शक के घेरे में है और जिनका मुसलमान होना भी शक के घेरे में है, उन्होंने कहा कि अगर वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ चल पड़ते तो पाकिस्तान की सीमा लखनऊ होती। तो मुझे हजारों लाखों मुसलमानों ने कहा, ऐसे जो मुसलमान वतन के गद्दार और बेईमान है, पाकिस्तान के निष्ठा रखते हैं, उनको वो कहना चाहते हैं कि आज वो करके देख लें, ऐसा न हो कि भारत की सीमाएं यह लाहौर तक चले जाएं। ऐसा लाखों मुसलमानों का संकल्प है कि जो पाकिस्तान की सीमा लखनऊ लाना चाहते हैं, उनको चुनौती है, करके देख लें, फिर पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की सीमाएं लखनऊ आती हैं कि भारत की सीमाएं लाहौर पहुंचती हैं। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल रॉय ने बीजेपी को निशाना बनाया। गोपाल रॉय ने कहा, हमारी पड़ोसी बीजेपी हुकूमत की वजह से दिल्ली के आलूदगी को खमियाजा भुगत रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में CNG बसें चलती हैं और 2000 इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं। बीजेपी हुकूमत मुसलसल आलूदगी फैलाने वाली बसें दिल्ली भेज रही है। दिल्ली के लोगों को आज जो प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है, वो दिल्ली वाल की वजह से कम और हमारे पड़ोसी भाजपा की सरकारों की वजह से ज्यादा झेलनी पड़ रही है। दिल्ली के अंदर आप सब जानते हैं कि CNG की बस चलती है, 2000 इलेक्ट्रिक की बसें, सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट CNG और इलेक्ट्रिक पर है। लेकिन आज भी, मैंने पहले भी पत्र लिखा था, उसके बावजूद भी निरंतर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जानबूझ करके BS4 की प्रदूषण फैलाने वाली बसें भेज रहे हैं। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस पर तुरंत रोक लगाइए। ये दिल्ली के लोगों के साथ बदले की जो कार्रवाई आप करते हैं, परेशान करने की जो कार्रवाई करते हैं, ये बंद करिए। दूसरी तरफ पराली को लेकर के हम सब लोग चर्चा करते हैं। 2 साल पहले जब हमारी सरकार पंजाब में बनी, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 47,000 पराली जलने की घटना थी। इस साल 2 साल में हमने उसे 7,500 पे कम करके दिखा दिया। इसके उलट समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2 साल पहले 1500 पराली जलने की घटनाएं थी। बीजेपी के साबिक रुकने असम्बली अनिल झा आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेनर केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेनर केजरीवाल ने कहा कि अनिल झा का आम आदमी पार्टी में खैर मकदम है। उन्होंने कहा कि अनिल झा को पूर्वांचल के सबसे बड़े रहनुमाओं में से एक समझा जाता है। यूपी और बिहार से लोग तालीम और रोज़गार के लिए दिल्ली आते हैं। जब DDA गरीबों के लिए घर बनाने में नाकाम रहा तो गैरकानूनी कॉलोनियाँ तामीर की गईं और उनमें पूर्वांचल के लोगों की बड़ी तादाद रहती है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने पूर्वांचल के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है। जब मैं वज़ीर आला बना तो मैंने पहली बार गैरकानूनी कॉलोनियों में सड़क, सीवरेज और पानी की पाइपलाइन बिछाना शुरू किया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने झांसी मेडिकल कॉलेज में आतिशज़दगी के वाक़े को लेकर चीफ मिनिस्टर योगी की क़यादत वाली हुकूमत पर तनकीद की। गोरखपुर वाक़े की याद दिलाते हुए अखिलेश ने कहा कि इसको एक मिसाल के तौर पर देखना चाहिए और उन्होंने बजट और सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में भी सवालात उठाए। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा, अफसोस की बात है कि इस तरह के वाक़यात आज हो रहे हैं। जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की मौत हुई तो उन्हें मोहतात रहना चाहिए था। जब भी ये लोग इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं या सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हैं तो सारे इंतजाम ठीक पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अफसर या वजीर चला जाता है, अस्पताल वैसा ही हो जाता है। झांसी में जो केस हुआ है, उस पर आज चुनाव छिड़काव देखिए, उसको कांग्रेस ने आपत्ति किया कि इनको देखिए ये दुखद है कि किस तरह की घटना हो रही आज के समय पर, और इन्हें सावधान तभी हो जाना चाहिए था जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की जान गई थी। गोरखपुर की घटना हो
या समय समय पे जो अस्पतालों से हम लोगों को जानकारी और सूचना मिलती है, जब कभी भी निरीक्षण पे जाते हैं या औचक निरीक्षण करते हैं तो पूरा इंतजाम सही सलामत मिलता है। लेकिन जैसे ही अधिकारी और मंत्री हटते हैं, अस्पताल वैसे के वैसे हैं। यहाँ भी मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार ने बनाए। क्या सरकार ने पर्याप्त बजट दिया था, पर्याप्त सेफ्टी के इंतजाम किए थे? और उसी का परिणाम यह है कि बजट न मिलना नंबर 1, नंबर 2 वहां पर जो स्टाफ है, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो लापरवाही किए हैं। ये लापरवाही और सरकार की नजरअंदाजी की वजह से 10 बच्चों की जान गई है और इतना बड़ा नुकसान हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी पहले थोड़ा बहुत डरे हुए लग रहे थे। शिवसेना के बानी बाल ठाकरे की बरसी के मौके पर शिवसेना के लीडर संजय रावत ने कहा कि वो बाल ठाकरे के नजरियात के लिए लड़ रहे हैं। संजय रावत ने कहा कि आज सम्राट बाल ठाकरे की याद का दिन है। 12 साल गुजर चुके हैं। बाल ठाकरे हमें सिर्फ जिस्मानी तौर पर छोड़कर गए हैं, उनके ख्यालात अब भी हमारे साथ हैं। आज जो है बाला साहब ठाकरे की स्मृति दिन है। 12 साल जो है हो चुके हैं। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का स्मृति दिन। 12 साल बीत गए। बाला साहब हमसे सिर्फ शरीर से गए, उनका विचार हमारे साथ है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और हमें पहली बार ऐसा लगता है बाला साहब के बाद कि ये लड़ाई जो है इस चुनाव के बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बाला साहब ने शिवसेना की स्थापना इसलिए की थी कि महाराष्ट्र धर्म की रक्षा, यहाँ का जो मराठी मानुष है उनके स्वाभिमान की रक्षा हो, हमारे विचारों की रक्षा हो, हमारे जो न्याय और हक की बात बाला साहब ने की थी, उनके ऊपर आज संकट आ रहा है। यहाँ से महाराष्ट्र का रोजगार, महाराष्ट्र का उद्योग सब कुछ छीन कर कोई लेके जा रहा है। ऐसे में अगर हमको याद आती है तो बाला साहब। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने हैदराबाद में मूसा नदी के करीब आबादियों का दौरा किया और वहां मुकामी लोगों के साथ एक रात गुजारी। अपने तजुर्बे के बारे में बात करते हुए रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत लोगों के घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला कह रहे थे कि उन लोगों के पास रहने के लिए मुनासिब घर नहीं है और वो मच्छरों से भरे घरों और मुज़र सेहत जगहों पर रह रहे हैं। मैं पिछले 15 घंटों से एरिया में इन लोगों के साथ रहा हूँ। ये लोग यहाँ काफ़ी अरसे से रह रहे हैं और यहाँ का एक भी कुंभ अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं। उनके पास निकासी आपकी सहूलियात हैं, पानी की मुनासिब सहूलियात है, आधार कार्ड है, राशन है और इस सब के बाद अगर तेलंगाना हुकूमत उनके घरों को तोड़ने की कोशिश कर रही है तो ये गलत है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में मूसा नदी की खूबसूरती के मंसूबे से खिताब करते हुए किशन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया था। रेड्डी ने निशानदेही की कि किशन रेड्डी ने पहले साबरमती रिवर फ्रंट की तरक्की की तारीफ की थी, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों को मुंतकिल करना शामिल था, लेकिन अब मूसा रिवर प्रोजेक्ट की मुखालिफत करते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि किशन रेड्डी गुजरात के गुलाम है। तो वो गुजरात का गुलाम है। जब नरेंद्र मोदी जी साबरमती रिवर फ्रंट बनाए तो वो थाली बजता है, थाली मारता है। तो वहां पर 50,000 ज्यादा परिवार लोगों को वहां से रिलोकेट किए। जब बहुत अच्छा लगा, वो गुजरात मॉडल पूरा दुनिया में बोलने के लिए कोशिश किए। हैदराबाद में हम लोग तेलंगाना राइजिंग प्रोग्राम में तेलंगाना तरक्की करने के लिए कोशिश किए तो किशन रेड्डी जी ने उसको खराब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात मॉडल को हम तेलंगाना राइजिंग एक काउंटर मॉडल है। तो कांग्रेस मॉडल अगर इस हिंदुस्तान में सब लोग जानने लगे तो गुजरात मॉडल तो फेल हो गए। तो इसीलिए मोदी जी के परिवार किशन रेड्डी को इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ जैसा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी हुकूमत की पेशरफ्त पर एतमाद का इजहार किया है। कहा है यह बहुत अच्छी तरह चल रहा है और 5 साल के अंदर मंशूर के वादों को पूरा करने के अपने आज़्म का अदा किया। उन्होंने PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती के बयान को भी मुखातब करते हुए इस तरह के तबसरे न करने का मशवरा दिया और इस बात पर जोर दिया कि उनके मंशूर में आर्टिकल 370 पर उनके मौक़िफ़ को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। सर, 1 महीना हो गया है NC सरकार को और जैसे उमर साहब ने बोला कि काफी सारे जो वादे हैं पूरे कर दिए गए हैं, रेजोल्यूशन का भी किया। क्या कहेंगे सर, 1 महीना जो सरकार हुआ है? बहुत अच्छा है, चल रही है। अभी बहुत काम करना है। 5 साल है, 5 सालों में मेरे ख्याल से
कितना भी हमारे मैनिफेस्टो में हम उसको पूरा करके रख रहे हैं। सर, महबूबा मुफ्ती ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना स्टैंड क्लियर करे 370 को लेकर। उसको क्या सी चटी पड़ी है, उसको ये ऐसे स्टेटमेंट देने नहीं चाहिए। हम जिस रास्ते पे हैं हम चल रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टो इसमें क्लियर है, उससे ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। सर एक चीज देखिए, ये जो सिक्योरिटी मीटिंग्स होती हैं सर, इसमें उमर साहब को नहीं बुलाया जाता है। भैया अभी 1 महीना हो गया, अभी बैठने दीजिए उनको, वो भी होंगे उनमें। सर एक बहुत जो नेशनल एक इशू है कि बहुत ज्यादा स्मॉग हो रहा है, पोल्यूशन का। हिंदुस्तान ने इतवार के रोज कहा है कि उसने मकामी तौर पर तैयार करदा यानी देसी साख्ता तवील फासले तक मार करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। यूं उसने फौजी तरक्की में एक संग मील हासिल कर लिया है, जिससे वो जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल ममालिक के मुख्तसर ग्रुप में शामिल हो गया। हिंदुस्तानी मिसाइल जिस रियासत के ज़ेर इंतज़ाम दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम और सनअत के शराकतदारों ने तैयार किया है, इसे मुसल्लह अफवाज के लिए 1,500 किलोमीटर से ज़्यादा की हदूद तक जाने के लिए डिज़ाइन किया गया। ये बात हुकूमत ने एक बयान में कही। बयान में कहा गया है कि मिसाइल का आजमाइशी तजर्बा हफ्ते के रोज़ रियासत उड़ीसा के मशरक़ी साहिल पर वाक़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से किया गया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट में इस तजर्बे को एक तारीख़ी कामयाबी करार दिया है। झांसी मेडिकल कॉलेज की एक नर्स ने आग लगने से निमटने का तकलीफदेह तजर्बा बयान किया। उन्होंने 2 या 3 अमले और डॉक्टरों की एक छोटी सी टीम ने बच्चों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और अफरा तफरी के दरमियान 15 बच्चों को बचाने में वो कामयाब रहे। ताहम बिजली के अचानक बंद होने और मोटे यानी कि धुएं के दबीज़ होने की वजह से उनकी कोशिशों को बुरी तरह मुतासिर हो, जिसकी वजह से फ़ोन के टॉर्च के साथ भी देखना या नकल हरकत करना नामुमकिन हो गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर लाइट्स बंद न होती तो वो मज़ीद बच्चों को बचा सकती थीं। उन्होंने इमरजेंसी के दौरान दरपेश तबाहकुन चैलेंजेस को उजागर भी किया। प्याज के सप्लाई और नकल हमल को फ़रोग़ देने के लिए कांडा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के गांव से 1341 मैट्रिक टन प्याज लेकर 17 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। नॉर्दर्न रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने सारिफीन और प्रोड्यूसर्स के लिए ट्रेन के दोहरे फ़वायद पर रोशनी डालते हुए कहा कि यह नकल हमल के अखराजात को आधे से ज़्यादा कम करता है और सड़क ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में तेज़ तरसील को यकीनी बनाता है। आगरा में मोहब्बत की अलामत ताजमहल धुंध में डूबा हुआ नजर आया, जैसे उसे नर्म सफ़ेद कंबल में लपेट दिया गया हो। आज सुबह आगरा शहर में काफ़ी धुंध छाई रही और इसकी वजह से लोग ठीक से नहीं देख सकते थे। ताजमहल देखने आने वाले सयाह परेशान थे क्योंकि उन्हें धुंध की वजह से अच्छी तस्वीर लेने में दुश्वारियों का सामना था। आगरा की हवा भी गंदी हो गई है यानी आलूदा हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। वो गले में खराश और नाक बहने जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में ड्रोन के मनाजिर देखे जा रहे हैं क्योंकि आलूदगी की सतह बदस्तूर बुलंद है। CPCB के मुताबिक AQI 439 है, संगीन तौर पर दर्जाबंदी में शामिल है और स्मोक की वजह से दिल्ली अब भी सांस लेने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जिन इलाकों में हवा के मयार में शदीद कमी वाक़ हुई है उन इलाकों में ये हालात देखी गई। राजस्थान के नायब वज़ीर आला ने कहा है कि राजस्थान में हर चीज़ ख़ास है। यहाँ कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ सयाह ना आ सके। यहाँ सब कुछ मुख्तलिफ मुनफरिद और सभी से अपील करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान का दौरा करें। अगर राजस्थान के बाशिंदे भी उनके सयाहती मकामात का दौरा करें और उनकी तस्वीर लें, सोशल मीडिया पर उनके बारे में बात करें और अपने जानने वालों को राजस्थान आने की तरगीब दें तो हमारी सयाहत में इजाफा होगा। राजस्थान के हर बाशिंदे को ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को राजस्थान लाने की कोशिश करनी चाहिए।
यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव और दीगर शहरों में 17 नवंबर की अल सुबह धमाके हुए जब रूस ने अगस्त के बाद से अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया और मौसम सरमा के आगाज के साथ ही बिजली की तनसीब को निशाना बनाया गया। शुमाली इसराइल के इलाके में वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की रिहाइशगाह के सेहन में गुज़िश्ता रोज़ 2 फ्लैश बम गिरने के वाक़े में मुल्क की सिक्योरिटी इदारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। मुल्क के सियासी सलामती से मुतालिक इदारे इस वाक़े से मुतालिक हैरत ज़दा हैं, इजहार ख्याल करते हुए कह रहे हैं कि ये अबूर यानी तमाम हदें अबूर करना है। इजरायली ब्रॉडकास्टिंग इदारे के मुताबिक इतवार के रोज़ सलामती से मुतालिक इजरायली इदारों ने इस हमले के शुबे में मुतअद्दिद इजरायली सियासतदानों ने कई घंटों के दौरान इस वाक़े पर अपने गम और गुस्से का इजहार किया। वज़ीर दिफा ने एक बयान में कहा है कि यह वाक़या तमाम हदें अबूर कर चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि नाकाबिल कबूल है कि इसराइल का वज़ीर आज़म जो ईरान और इसकी हिमायतियों की जानिब से कत्ल के ख़तरे का सामना कर रहा है, अपने मुल्क के अंदर से भी ऐसे ही ख़तरात का शिकार हो रहा है। फ़लस्तीनी माविन तिब्बी अमले के हवाले से बताया गया है कि इतवार के रोज़ शुमाली गज़ा के इलाके बैतुल्लहिया में कई मंजिला रिहायशी इमारत पर इजरायली फ़िज़ाइया की बमबारी से 10 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और कई ज़ख्मी हो गए। इजरायली फ़िज़ाई हमले में जाँ बहक होने वालों की हातिमी तादाद का तयन नहीं हो सका। ताहम फ़लस्तीन की सिविल इमरजेंसी सर्विस ने बताया निशाना बनाई जाने वाली इमारतों में कम से कम 70 अफराद मुकीम थे। इसराइल ने इस कार्रवाई से मुतालिक फ़िलहाल किसी किस्म का तबसरा नहीं किया है। इजरायली फ़ौज ने हमास के खात्मे और उन्हें दोबारा अपनी क़ुव्वत जमा करने से रोकने के लिए जारी मुहिम के सिलसिले में गज़ा के इलाके बैतुल्लहिया और उसके करीबी कस्बात बैत हानून और जबालिया में गुज़िश्ता हफ्ते टैंक दाखिल किए हैं। 3 मुहाजिर कैंप गज़ा की पट्टी में मौजूद 8 मुहाजिर खैमा बस्तियों में से सबसे नुमाया समझे जाते हैं। इजरायली फ़ौज ने इन तीनों इलाकों में की जाने वाली फ़ौजी कार्रवाइयों में सैकड़ों फ़लस्तीनी जंगजुओं को शहीद करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह की जानिब से हैफा शहर पर रॉकेट फायर किए जाने के बाद इसराइल ने जुनूबी बैरूत पर हमला किया। हिजबुल्लाह को निशाना बनाने का दावा है और फ्रांसीसी खबर रसाई एजेंसी ने बताया है कि इजरायली फ़ौज ने इतवार को बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात के 3 हिस्सों से रिहाइशों को इनखला का हुक्म दे दिया। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान ने एक्स पर लिखा कि आप हिजबुल्लाह से मुंसलिक इमारत के करीब क़याम पज़ीर हैं, जिनके खिलाफ मुस्तक़बिल करीब में IDF इजरायली फ़ौज काम करेगी। बांग्लादेश को कई बरसों के बाद डेंगू के बदतरीन फैलाव का सामना है। 400 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। बढ़ते दर्जे हरारत और मानसून की तवारत के बाद इन्फेक्शंस में इजाफा हो रहा है और जिससे निमटने के लिए बिलखुसूस शहरी इलाकों के हॉस्पिटल्स को जिद्दोजहद करना पड़ रहा है। ताज़ा तरीन सरकारी एदाद-शुमारी के मुताबिक 2024 में इस मर्ज से कम 407 अफराद हलाक हो चुके हैं। 78,000 से ज़ायद शहरी बीमार हैं और हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज है। नवंबर के वस्त तक 4,173 मरीजों का इलाज जारी था, जिनमें से 1835 का दारुल हुकूमत ढाका में और दीगर जगहों पर इलाज किया गया। जहांगीर नगर यूनिवर्सिटी के हैवानात के प्रोफेसर ने कहा कि हम अक्टूबर में भी मानसून जैसी बारिशें देख रहे हैं जो गैर मामूली है। उन्होंने मजीद कहा मौसमियाती तब्दीलियों के बाद बदलती मौसमी नमूनों से मच्छरों की अफजाइश के लिए बेहतरीन हालात पैदा हुए हैं जो बीमारी का बुनियादी महरिक हैं। शहरों में गुंजान आबाद इलाके बीमारी के मजीद फैलाव का सबब भी बन रहे हैं। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। मोदी नाइजीरिया के शहर अबुजा पहुंचे और 3 रोज़ा दौरे के तहत पहला मरहला मोदी को दिया गया ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर का अवार्ड।
इंतखाबात के मौसम में मजहबी नफरत और वोट बैंक की सियासत जारी। नवनीत प्राइम टाइम में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।